वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग जो हैं वो अभी हमारा जो पहला सेशन था उसमें आप जुड़े होंगे हमसे, और अब हम अपना दूसरा सेशन बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर श्री गिरीश रंजन जी हैज बीन वेरी काइंड टू वंस अगेन गिव अस टाइम, एंड ही वुड बिगिन बाय अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. I'm so sorry for the background noise. It would fade away gradually. He'd begin with a short note, and then he would take question and answer. So today's session would be mainly about taking your queries, which you could not ask in the previous session. So do be prepared with your questions. Sir, over to you. Very good afternoon to all of you. हमें लगता है कि सब लोग फाइनेंस से हैं। अभी तक जो हमने कुछ बताया, आज जो मेरे यहाँ हमारे कुछ मेंटेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन लोगों का ड्राफ्ट एसीआर का हमने एक मीटिंग बुलाई थी अभी, और ऑडिट को रिप्लाई देना पड़ता है। तो कुछ कुछ जो कॉमन दिक्कतें हुई हैं इन लोगों को, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा और उसको कैसे आप लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहला कॉमन क्वेरीज था इन लोगों का, ऑडिट वाले लोगों का, कि आप किसी भी मार्च एंडिंग की सैलरी होती है, गवर्नमेंट टर्म्स के हिसाब से आपको अप्रैल में पे करना है, राइट। लेकिन सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करा, तो मार्च की सैलरी को आप लायबिलिटी के रूप में रखेंगे, पेबल सैलरी पेबल, कोई भी उसे छोड़ेंगे नहीं, और फिर अप्रैल में जाकर उसको पेमेंट करेंगे। तो आप पहला वो सैलरी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर में बुक कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे। सैलरी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर में जो भी आता है टोटल ग्रॉस सैलरी, इस बात को ध्यान दीजिए, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया था, सबका ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था। ग्रॉस सैलरी आप दिखाएंगे, वो एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे, और सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 दैट विल बी क्रिएटेड एज ए लायबिलिटी, ठीक है। फिर जब आप अप्रैल के महीने में उसकी एंट्री करेंगे, सैलरी पेबल को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, दैट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर जिन्होंने नहीं लिया है, मान लीजिए कहिए कि सर मेरा 13 महीने की सैलरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप उसको नोट्स ऑन अकाउंट्स में दे दीजिए कि एज पर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिट दे द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 हैज बीन टेकन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द अमाउंट इज पेबल। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज जो भी अकाउंटिंग बनाते हैं। दूसरा एक बात है, ये मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का बिल अगले महीने में पे करते हैं और उसको लायबिलिटी के रूप में नहीं शो करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे 10 इंस्टीट्यूशन का यही क्वेरीज था कि 20-21 का पैसा है, ये लायबिलिटी के रूप में खड़ा नहीं रखा गया है और नेक्स्ट ईयर पे किया गया है। तो आप इसको लायबिलिटी के रूप में खड़ा रखें। जितने भी क्रेडिटर होते हैं, सपोज ये हो सकता है, मैं पहले भी बोला था कि ये हो सकता है कि आपको बिल आ गया लेकिन किसी कारण से आप मार्च तक पेमेंट ना कर पाए, 31 मार्च तक, तो आप लोग लायबिलिटी रजिस्टर, मेरा एक सुझाव है कि जितने भी मार्च 22 तक के बिल हैं या और भी पहले के बिल है जो पेमेंट किसी कारण से नहीं हो सके हैं, कोशिश तो पहला प्रयास आपका होना चाहिए, बेस्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता है, पहला प्रयास होना चाहिए कि आप उनको पेमेंट निकालें। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन है, कहीं कुछ दिक्कत है, ये चीज है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट करें। ये अब आप नोटशीट, आप एक पता लगेगा कि असिस्टेंट एक नोटशीट लिख रहा है, 3 दिन फाइल वो रखा, फिर एसओ रख रहा है, फिर ऑफिसर्स रख रहे हैं फाइल, तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम क्रिएट ना करें आप लोग। थोड़ा सा आप लोग ये अपना ईगो मत पाल ले कि मैं क्यों जाऊं और मैं क्यों कहूं। आपको पर्सनली लगता है, उसको स्पीड पोस्ट से जैसे जाता है, एक ऊपर चेकलिस्ट लगाइए, एक पन्ना लगाइए, लाल कलम से नोटिंग कीजिए, बिल को ओरिजिनली फोटोकॉपी रख लीजिए, बिल को करके डायरेक्ट अपने आप से भेज दीजिए, चाहे एक्सेप्टेबल ऑफिसर हो या उनका हो। हाँ, एक तो जरूर मैं चाहूंगा कि कभी कभी आप लोग बुरा ना मानेंगे, थोड़ा सा कड़ा शब्दों में कह रहा हूँ, एज ए फाइनेंस ऑफिसर चाहे मैं देखता हूँ मेरे यहाँ भी, चाहे जो भी हो, कि एसओ लोग और असिस्टेंट लोग अपना लेवल लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। थोड़ा कड़ा हम बोल रहे हैं, आपका अगर ऑब्जेक्शन है तो इट शुड बी ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर्स उसको रेक्टिफाई करेंगे, आपको डायरेक्ट करते हैं कि नहीं ये ऐसे भी हो सकता है। आपकी सोच और सीनियर ऑफिसर्स की सोच में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है।
सीनियर ऑफिसर्स कोई ऐसे नहीं बनता, अनुभव के आधार पे बनता है और चीजों को मैनेज करने का रखता है। इसीलिए मैंने कहा कि बुरा ना मानेंगे आप लोगों को, थोड़े कड़े शब्दों में मैं कह रहा हूँ। अगर कोई आपको लगता है विशेष ऑब्जेक्शन है, आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को बता दिए कि सर यहाँ मेरा डाउट है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है, क्या इसको पेमेंट किया जा सकता है, या क्या आप एडवाइस करते हैं। अगर सीनियर ऑफिसर्स भी एग्री करते हैं आपके व्यू से, तो उनके व्यू को मानते हुए आप उनके ऑब्जर्वेशंस को भेजिए अपने ऑफिसर, आप उनके कंसर्न को, और वो पूरी भेजने की जरूरत नहीं है। आप एक लाल कलम से लिख करके बनाइए और इसको बोलिए कि सिंस द फाइनेंशियल इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड वेरी सून, एज सच द बिल अप्रूवल में जो अभी आपको होगा इट शुड बी रेक्टिफाइड। आप उनको करके पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। ट्रेजरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, आपको 31 मार्च तक में अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आपका फंड लैप्स कर जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम सब लोगों को, इसीलिए मार्च के महीने में बोल रहे हैं। कोशिश कीजिए। दूसरा और एक चीज बताएंगे, कोशिश कीजिए कि 26 और 27 मार्च को भी तो होली की छुट्टियां है, उस दिन आ करके सब कोई को ऑफिस में बुला लीजिए, कुछ उनको नॉन रेडियम दे दीजिए बात करके, और उस दिन अपना पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। पूरा प्रयास आप लोगों का होना चाहिए। तो एक ये पहला, हम अभी ऑडिट से जा रहे थे, सॉरी डाइवर्ट कर गए हैं मैटर को, लेकिन ये जरूरी था सबको बताना। और कम छुट्टियां लीजिए मार्च में, क्योंकि फाइनेंस वाले लोग कम छुट्टियां लेते हैं, और इफेक्टिवली आप यूटिलाइजेशन कीजिए फंड्स का। दूसरा है रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट्स का। रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया कि सर ऑडिट हमको बोलता है कि हमारे पास अगर 5, 7, 10 प्रोजेक्ट होता है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमसे मांगता है। तो अगर आपके पास लेस देन 25 अकाउंट्स है, ये प्रोजेक्ट है चाहे 26 का है, तो आप सेपरेट, मेरा एक सुझाव यही है कि आप सेपरेट अकाउंट हर प्रोजेक्ट का खोल दीजिए। हर प्रोजेक्ट का एक नंबरिंग डाल दीजिए, रिसर्च प्रोजेक्ट 1, रिसर्च प्रोजेक्ट 2, रिसर्च प्रोजेक्ट 3, लाइक दैट हम सेपरेट अकाउंट खोल दीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट मिलता रहे उसमें। और आप बैंक स्टेटमेंट बना करके भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पैसा लौटाना पड़ता है और बताना पड़ता है। और अब कभी कभी बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहा है प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी। अगर आपके पास मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स है तो ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट अकाउंट बनाइए और रजिस्टर में आप बनवा लीजिए, सबको मेंटेन करवाइए अलग अलग प्रोजेक्ट का कि इतना पैसा है या इतना खर्चा हुआ है। और जिस डेट को आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट मिलता है, सपोज 30 जून को मिला, 30 दिसंबर को मिला, 31 मार्च को मिला, तो हर प्रोजेक्ट का आप देख लीजिए कि उस समय बैलेंस कितना बचा हुआ है। उस बैलेंस पे अब आप देख लीजिएगा कि आप पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में, तो जिस पार्टनर का जितने दिन तक कैपिटल रहा, कितना पैसा रहा, उसको प्रो राटा बेसिस पे, अगर प्रो राटा बेसिस नहीं समझ में आता है तो आ जाइएगा, बता देंगे, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिएगा प्रो राटा बेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप प्रो राटा बेसिस पे उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट भेज करके बता दीजिए। उनके बाद अगर आपको यूजीसी या फंडिंग एससीआरबी या कोई भी फंडिंग एजेंसी मांगती है तो आप कह दीजिए कि सिंस द सर यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन रिसीव मोर देन 100 प्रोजेक्ट, सो opening of separate bank accounts is not feasible or not possible. As such, we have opened a separate bank account, dedicated project fund account, in which all the project funds are deposited, and the interest, total interest received on such and such date is on the end of the financial is this, and this has been distributed as per the pro rata method. मतलब कि ये थोड़ा बोल गए हैं तेजी से अंग्रेजी, हो सकता है कि फाइनेंशियल टर्म है, इसको समझ लीजिए कि आप उनको बताइए कि अलग अलग अकाउंट्स खोलना संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अकाउंट खोला है, और जो भी फंड अवेलेबल था उस प्रोजेक्ट में उसके, और जो इंटरेस्ट मिला है बैंक से, उसको हमने प्रो राटा बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। फंडिंग एजेंसी मान जाएगी। दूसरा एक है कि और आप लोग हर रिसर्च प्रोजेक्ट का एक सेपरेट लेजर खोल दीजिए, उनका रेकरिंग एक्सपेंडिचर कितना होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, वो ऑलवेज मेंटेन कीजिए। तीसरा एक कॉमन लैप्सेस हमें नजर आया कि 10-10 साल तक आप लोग पैसा रखे हुए हैं, लायबिलिटी के रूप में खड़ा करके रखे हुए हैं, या कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है जिसका कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर कॉलेज वाले हैं तो आप अपनी गवर्निंग बॉडी पर रिपोर्ट कीजिए कि सर इस तरह का ऑडिट ऑब्जर्वेशन आया है और हमारा ये प्रॉब्लम है, तो हमको इस पैसा को इनकम के रूप में लेने का या इसको लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का आप हमको परमिशन दे दीजिए। उसका प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री करके उन लोगों को आप लोग भी ले लीजिए, जो भी चीज है उसको राइट ऑफ करके खत्म कीजिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे विशेष ध्यान रहे, कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट नजर आए उसको देखिए।
चौथा मैंने कहा था कि स्टेल चेक लायबिलिटी। स्टेल चेक लायबिलिटी अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, दिसंबर के पहले तक का जो भी चेक बाउंस में नहीं इनकैश हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक का चेक को आप मान के चलिए, उन सबको आप लेकर के अभी क्रिएट कीजिए लायबिलिटी के रूप में, स्टेल चेक लायबिलिटी ले लीजिए। 3 साल से ऊपर तक जो भी कोई अमाउंट क्लेम नहीं होता है उसको राइट ऑफ करके इनकम के रूप में ले लीजिए, एक्सपेंडिचर को घटा दीजिए, ठीक है। वो जो आपने चेक दिया उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर को, प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर को लिख दीजिए, आपका हेडिंग होगा प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ करके, इस तरह से अकाउंटिंग कराइए। तो ये कॉमन लैप्सेस अभी हम देखे थे। चौथा है कि बहुत सारे आप लोगों ने गलती किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन हम देखे हैं, और बहुत सही ऑब्जेक्शन है कि आप डिप्रिसिएशन का जो शेड्यूल है, डिप्रिसिएशन को शेड्यूल को बहुत ध्यान से देखें, जो मिनिस्ट्री के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और नॉमेनक्लेचर जरूर जाने। प्रिंटर को बुक कर दिया लोगों, कोई दूसरे एसेट्स में, कंप्यूटर, प्रिंटर एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मीन होता है प्रिंटर्स हो गया जाता है वो, और फोटोकॉपियर मशीन अगर बड़ा साइज का है तो उसको अलग राइट ऑफ करे। तीसरा एक काम कहता है, अभी हमने ऑडिट ऑब्जेक्शन देखा, लोग पेन ड्राइव को भी फिक्स्ड एसेट्स में बुक कर रहे हैं। तब पेन ड्राइव तो भाई आप इसको ऑफिस के स्टेशनरी में लीजिए, कंप्यूटर स्टेशनरी में ले लीजिए। आपको 500-600 रुपया का पेन को फिर कहाँ जाए, खो जाएगा तो कहाँ से आप एसेट लाइएगा। तो प्रयास आपका रहना चाहिए कि अगर 5000 से कम का कोई एसेट है, छोटा सा एसेट्स है, तो इसको ऑफिस मेंटेनेंस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, कंज्यूमेबल्स में लेकर के खत्म करें। अगर नहीं हो सकता है, आप कहते हैं कि नहीं सर ये नेचर है, इसका हम नहीं कर सकते हैं, तो आप ठीक है प्रॉपर हेड ऑफ एडजस्टमेंट देख लीजिए, प्रॉपर हेड देखिए कि किस हेड का ये एसेट्स है। एक और चीज है कि अगर एसेट्स को लोग जीरो कर देते हैं डिप्रिसिएशन में, मैंने शुरू में कहा कि अगर एसेट्स एग्जिस्टेंस में है और वो पूरा फुल्ली डिप्रिसिएट हुआ है, तो आपको 1 रुपया वैल्यू रखना है, कंप्लीट जीरो करके राइट ऑफ नहीं कर देना है, अनलेस अनटिल वो एसेट्स को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं थ्रू प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीड्योर, और उसको आपको अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में लाना होगा। एक अभी एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने केस देखा है कि रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट से या जो भी चीज से उन्होंने कुछ एसेट्स परचेज किया, कोई चीज वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिए। जब हमने पूरा उनसे पूछा कि क्यों नहीं आप लिए, तो कहते हैं कि सर ये रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट का था, उसके अकाउंट में आया था पैसा। लेकिन वो हमको जस्टिफाइड जवाब, हम कहेंगे डीडीओ कौन है, मैं सुनिएगा, ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर का, तो कहते हैं सर हम है डीडीओ, हमारे यहाँ बर्सर प्रिंसिपल है। जब हम कहे व्हेन द डीडीओ इज योर कॉलेज अथॉरिटी और योर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, इट मीन्स दिस अमाउंट बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज पब्लिक मनी, अनलेस अनटिल उस पर्टिकुलर पीआई के पर्सनल अकाउंट में ना जाए। अगर आप कॉलेज ले रहे हैं, कॉलेज पैसा डिसबर्स कर रहा है, कॉलेज एक्सपेंडिचर मिल रहा है, ये दिस इज द पब्लिक अकाउंट, आपको हर ट्रीटमेंट को आपके यहाँ लेना है, ठीक है। उनके शेड्यूल 2A में रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट का अलग आप ट्रीटमेंट दिखाइए बैलेंस शीट में, लेकिन कभी अलग से ये ना कहिए कि हम अकाउंट्स में नहीं लेंगे। दिस इज एम्बेजलमेंट। गवर्नमेंट मनी का अकाउंटिंग का पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोग अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस में काम करते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन का डिफिनेशन है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हाटएवर द अमाउंट में बी, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। एक लाइन का डिफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग, आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं है। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ each and every financial transaction, either it is income or expenditure or whatever the amount may be। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपके कॉलेज के थ्रू, आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक। ये बात को सारे लोग ध्यान से सुने, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा एफओ साहब खराब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा अरे सतनाम जी, हाँ है।
अभी एक दूसरा क्वेश्चन भी आया है कि रिसर्च का प्रोजेक्ट का जो भी लेकर के, तो आप लोगों के पास अगर गाइडलाइन नहीं बना हुआ है तो उसमें एक ओवरहेड प्रोजेक्ट भी पैसा आता है कि ओवरहेड, व्हाट इज दिस ओवरहेड? आप लोग जिसके पास रिसर्च आता हो, ओवरहेड मिलता है कि आप जितना भी जो बजटेड अमाउंट है उसके अलावा कोई अनसीन एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए ओवरहेड पैसा दिया जाता है। इसमें चूंकि यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या बॉडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिसर्च करने के लिए देता है, उसके ऑफिसर्स जो है यूसी देते हैं, ये देते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी को अपने डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी शेयर ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्ट अकाउंट होता है। इसमें आप लोग एक नियम बना दीजिए कि 50% जो ओवरहेड का पैसा बनता है वो पीआई अपना खर्च कर सकता है अदर दैन दी सैंक्शनड एक्सपेंडिचर। रेस्ट 50% है वो दैट विल बी द शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप इस पैसा को आप लोग नियम बना करके उनका लैब डेवलपमेंट कीजिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराइए, एंड दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी वो 50% पैसा अपने ट्रैवल में या जो भी चीज में अपना खर्च करना चाहते हैं कहें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो एसेट्स का देखिए एंटिसिपेट किए कि हमको 3 लाख में एसेट हो जाएगा, ये 3,05,000 रुपया होता है या 3,06,000 रुपया हो जाता है। ये डिफरेंस अमाउंट कहाँ से लाएंगे? ये डिफरेंस अमाउंट आप ओवरहेड से दे दीजिए। ट्रैवल ग्रांट में सपोज उनका पैसा खत्म हो गया, ट्रैवल ग्रांट में अगर उनका 2 लाख हो गया, 2,10,000 हो गया, अगर ओवरहेड में पैसा तो वो दे दीजिए, कंज्यूमेबल्स है वो दे दीजिए, बट ऑल मस्ट बी थ्रू ए गाइडलाइन। तो सबसे पहला जिनका जिनका भी है रिसर्च प्रोजेक्ट गाइडलाइंस बनवा डालिए, रिसर्च प्रोजेक्ट गाइडलाइन बना करके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूव कराइए, उनको दे दीजिए। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन जो हुआ कि टाइमली लेड आउट वाला, तो भैया मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक कसम खाइए कि हमको 30 जून तक हमको अपना बैलेंस शीट वगैरह पूरा अकाउंट्स बना करके गवर्निंग बॉडी से पास करा देना है। अकाउंट्स को इसको बहुत सीरियसली आप लोग टेकअप कीजिए। बहुत ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली टेकअप नहीं करता, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे जो भी हो। द दिस मस्ट बी सीरियसली टेकन अप कि भाई अब आपसे मार्च का खत्म है, मार्च में आप लोग बैठिए, 31 मार्च खत्म हो जाता है, 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए, फिर आप अकाउंट्स बनाने में जुट जाइए। अब अकाउंट्स बनाने में कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे आप अगर लायबिलिटी रजिस्टर नहीं बनाए, अब आपको देखिए जैसे ही आप अकाउंट्स बना रहे हैं नजर आ रहा है कि अरे बाप रे, तो पिछले साल का बिल है नहीं आ पाया, आप इस साल में पेमेंट करेंगे इस साल में ले लेंगे, नहीं। आप जैसे ही आपको अकाउंट बनाने का टाइम है, 1 महीना का टाइम है, आप एक रजिस्टर बना लीजिए और उन सारे खर्चों को आप ले लीजिए। और अब इस साल जब पे करेंगे, अगर गलती से कोई छूट गया तो आप क्या लेंगे? प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर, ये हेड लिखिए। नोट्स ऑन अकाउंट्स एक वर्ड होती है अकाउंटिंग बनाने में, उसमें आप अपने टोटल फैक्ट्स को, जो भी नोट्स ऑन अकाउंट्स पे साइन करते हैं उनके टोटल फैक्ट को आप लिखिए कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ, ये चीज हुआ। दीज आर द ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग सिस्टम और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप कुछ भी करते हैं आप उनको डिस्क्लोज कीजिए। और सबसे बड़ा चीज, आज एक बहुत अच्छा बहुत सुखद संजोग रहा, प्रजापिता बम कुमारी से वो लोग आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा शब्दों में भाषण दिया है कि शालीनता, गुस्सा आए, नाराजगी हो तो 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाइए, बहस करने से कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। आप सीख जाइए, रिलैक्स कीजिए और फिर सोचिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, अगला वाला हमसे क्या चाहता है, और प्यार से समझाइए। फाइनेंस को मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप चेंज कीजिए। आप लोग सब कोई को सब अपने हैं, हम लोग फाइनेंस वाले पीपुल बोलना नहीं चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य है कि स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले सोचे, एकेडमिक एक्टिविटी कहीं हैम्पर ना हो, हम कहाँ से उनको मदद कर सकते हैं ये सोचे, अपना दिमाग लगाए। दूसरे हैं जो उनको एकेडमिक, हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, हमारा मोटो क्या है? व्हाई वी आर फॉर नॉन टीचिंग। हम एम्प्लॉय हैं, नॉन टीचिंग क्यों कह जाते हैं? और मेरा दायित्व है कि एकेडमिक एक्टिविटी विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट, this is the financial administration in an academic educational institution, to support the smooth
परफॉर्मेंस ऑफ द एकेडमिक एक्टिविटीज। तो फर्स्ट स्टेक होल्डर कौन है? मेरे स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड स्टेक होल्डर्स कौन है? जो स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो डायरेक्टली लेते हैं, टीचर्स। और तीसरे कौन है? हम हैं। तो हमारा काम क्या है? एकेडमिक एक्टिविटीज को स्मूथली फंक्शन करने के लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, हम उनको देते हैं। इसमें क्या है? टीचर्स का हम ध्यान रखते हैं कि उनका टाइमली सैलरी रिलीज हो, उनका टाइमली बेनिफिट्स उनको रिलीज हो, सारे कुछ हो। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप अपना भूल जाइए, अपना भी करिए, लेकिन उन लोगों के भी चीजों को देखिए। रिसर्च एक्टिविटीज, आपका नैक, हर कोई पूछता नैक एक्रेडिटेशन क्या हुआ, हम लोगों का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। हर कोई होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस घर में, जहां हम रहते हैं, वहां पे हर चीज ऊपर बढ़े। कौन नहीं चाहता है कि मेरा परिवार आगे बढ़े? तो मेरा परिवार कौन है? मेरी माँ कौन है? माई मदर इज माई ऑर्गेनाइजेशन, जो हमको ब्रेड एंड बटर देती है। आज हम कोई भी ऑफिसर्स कहलाते हैं, कोई भी एम्प्लॉय करते हैं, तो अपने मदर ऑर्गेनाइजेशन से कहलाते हैं। बाहर रोड पे निकल जाइए तो कोई आपको नहीं पूछेगा, अनलेस अनटिल यू आर नॉट एन आईपीएस ऑफिसर और नेता। तो हमको, अगर मेरी एंटिटी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से मेरी एंटिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस, ये पांचों चीज का होना चाहिए। तो मेरा दावा है कि अगर देखिए ये सब चीजें कि अगर आप इस तरह से करेंगे, यू विल बी द बेस्ट फाइनेंस ऑफिसर और यू विल द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट हैं, लेकिन हम लोग अभी मुश्किल से जितना हम बोलते हैं, लेकिन एक प्रयास रहता है जरूर। और अपनी सोच को बदलिए और लोगों को बस ये कीजिए। बस यही, थैंक यू वेरी मच। और कोई विशेष क्वेरीज होगी, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे पास आइए, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जी, कोई सवाल है आपके? जी लक्ष्मी जी, यस प्लीज। आज लक्ष्मी जी हमारे साथ यहीं जुड़ी हुई हैं। जी लक्ष्मी जी। he may be registrar or vice chancellor or a principal. प्रिंसिपल साइन, फर्स्ट पीआई साइन, उसका जो अकाउंट के हेड होते हैं वो साइन करेंगे, उसका प्रिंसिपल साइन कर देंगे। या अगर आपने किसी नहीं, आप एक काम कर लीजिए, अगर प्रिंसिपल साइन नहीं करते हैं या ये दिक्कत होता है, तो एक डिजिग्नेट कर दे कि वो चेयरमैन कोई रिसर्च काउंसिल के होंगे हेड, तो वो साइन करेंगे, उनको ऑथराइज किया जाता है, तो विल साइन ऑन दी ऑल डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आया था कि रजिस्ट्रार करते, फिर आ गया वाइस चांसलर, तो वाइस चांसलर को तो टाइम है नहीं उतना करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रार होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो रजिस्ट्रार साहब करते हैं, हम वेटिंग करके भेजते हैं फाइल को, पीआई जैसे साइन किया उसका हम साइन करते हैं, साइन करने के बाद रजिस्ट्रार साहब करते हैं, करेंगे। नहीं, अथॉरिटी नहीं, उनके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, फाइनेंस का कौन देखता है? हेड ऑफ आप कर दीजिए। दोनों जे नहीं हुआ तो प्रिंसिपल होंगे ना, किसी एक को और बना दीजिए, कोई प्रोफेसर को बनवा दीजिए, कोई। तो आपको अथॉरिटी मिला हुआ है, आपको अथॉरिटी नहीं तो कागज पे ले लीजिए, फाइल पे ले लीजिए, आप अथॉरिटी ले लीजिए प्रिंसिपल से, ठीक है ना, या प्रिंसिपल साहब से कहिए करने को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो ये फाइनेंस तो हम संभाल रहे हैं, लेकिन सर हम साइन आप लिख लीजिए, जिसमें भी काउंटर साइन नोटशीट पे लिख दीजिए, एक काउंटर साइन जी। ये कहाँ कहता है कि नेम होना चाहिए? नेम आप लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, फाइनेंस अफसर कभी आता है मिनिस्ट्री में तो हम भी तो कहता है गिरीश रंजन फाइनेंस अफसर क्या करेंगे, उसे कोई घबराने की बात नहीं है, आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है आपका स्पेशल।
वो कोई दिक्कत नहीं। और आप प्रिंसिपल साहब को कहिए सर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आप डिसाइड कर दीजिए रिसर्च प्रोजेक्ट में हेड ऑफ द फाइनेंस कौन करेगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन होगा और साइनिंग ऑन दी ये, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन होगा। आप नोटशीट पे ले लीजिए अप्रूवल, या बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूव करवा दीजिए, ठीक है ना। उपेंद्र पासवान जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? आपका माइक्रोफोन बीच में ऑन हुआ था 2 बार। उपेंद्र पासवान जी। हाँ? ओके, किसी और का कोई सवाल है सर से? कोई भी आपका अपना, आई रिमेम्बर इन द लास्ट few sessions you had a lot of queries that we did not have time for. उपेंद्र जी आपने अभी दोबारा ज्वाइन किया, आपका कोई सवाल था क्या? तो कोई उठा रहे हैं रानू कुमार ने कोई डायरेक्शन दे नहीं जी, किसी का कोई सवाल? सोचा कि तो हम को क्लास ले लिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैं परमानंद बोल रहा हूँ सर। जी जी, कहाँ से? भारती कॉलेज से सर। कहाँ, किस कॉलेज से? भारती कॉलेज सर। हाँ हाँ बस बताइए बताइए। सर मेरा एक क्वेरी है, हमारे पुराने ऑफिसर्स ने अपॉइंटमेंट किए थे जिसमें सिंगल कैडर पोस्ट का यूजीसी ने कहा था कि बैन हट गया है, आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हाँ बट वो पोस्ट बाय अप्रूवल नहीं लिया। अब यूजीसी जो फाइनलाइजेशन करके भेज रही है तो उसमें उसका अनअप्रूव कर दिया है और दिसंबर में वो सज्जन रिटायर हो गए हैं। अब आज के रेट में बीइंग अकाउंट्स हमें क्या करना चाहिए? उनकी ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट रिलीज होगी? भाई ये तो इस्टेब्लिशमेंट मैटर है। नहीं, मैं बीइंग ए फाइनेंस मैं चूंकि फाइनेंस मैटर आप रेफर कर दिए एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को। मैंने लिख के भेज दिया, वो लिख के भेज रहे हैं कि सिंगल कैडर उन्होंने अप्रूव कर दिया था, सिंगल कैडर में नाम नहीं है उसका। तो आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके जाइए मैटर को। अच्छा आप अपने से डिसीजन मत लीजिए कुछ भी, ठीक है सर। पेमेंट और ग्रेचुटी कल को रिकवरी हो जाएगी तो आपको जी, बहुत जी, परेशानी हो जाएगी। आप मैटर को रखिए, अपने प्रिंसिपल साहब को भेज दिए कि सर जी, ये इस तरह का मैटर है, द मैटर शुड बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जी, ठीक है ना। जी, हाँ जी। दूसरा सर, मुझे थोड़ा सा स्टोर का ऑप्शन करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए? स्टोर का ऑप्शंस करके आप देख लीजिए, जनरल फाइनेंशियल रूल में लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए तक का प्रोसेस है, तो उसको आप पे कर दीजिए, चाहे 3 आदमी की कमेटी बना करके रिजर्व प्राइस फिक्स कीजिए, बुक वैल्यू फिक्स कीजिए, उसके बाद आप उसको ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर पेपर में दे दीजिए, उसके ऊपर का वैल्यू का है। तो आप इसमें आपको संदीप थोड़ा मेरा ज्यादा गाइड करेगा क्योंकि वो कर रहा है। अगर वेहिकल वगैरह करना होता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चाहे किसी का परमिशन लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है तो उसके भी कोई अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन 2.5 लाख रुपए तक का आप स्टोर को अब्सोल्यूट स्टोर डिक्लेयर करके आपको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ऑक्शन करके। हाँ ऑक्शन करने का रूल है, उसमें तरीका एक होता है कि सारे एसेट्स का डिटेल बनाइए, बुक वैल्यू देखिए, आपने कोई एक कमेटी बनाकर सबका रिजर्व प्राइस डिसाइड कर लीजिए कि इतना से कम आएगा तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए, संभव तो पेपर में भी डाल दीजिए और आप उसमें लिख दीजिए कि दीज आर द एसेट्स व्हिच आर बिकम ऑब्सोल्यूट, दीज आर द रिजर्व प्राइस और द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डिस्पोज ऑफ दिस देम। सो तो आप उसके प्रॉपर डेट पे आप खोल दीजिए और टेंडर के रूप में इनवाइट करके उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल? अच्छा हाँ, आपका जी लक्ष्मी जी आप पूछिए। सर हमारे इंस्टीट्यूट में रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, एवरी प्रोजेक्ट से जो लेते हैं उनका कभी नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो असेट्स को नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट अकाउंट में चलता है। जब प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट अकाउंट में करके वो स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, ठीक है। जब दूसरा प्रोजेक्ट होगा तब उनको कहिए कि प्रोजेक्ट को आप रखना चाहते हैं, आप डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करें, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके उसको लेकर के एक रिपोर्ट ले लीजिए और अपने एसेट्स को उस डिपार्टमेंटल एसेट के स्टॉक रजिस्टर में ट्रांसफर शो करवाइए और तब उसकी कॉपी हो तो मांग करके वेरिफिकेशन भी कर लीजिए फिजिकली। नहीं समझी? नहीं तो प्रोजेक्ट खरीदते तो अपना प्रोजेक्ट पर रजिस्टर बनाते हैं ना, आप चाहिएगा तो प्रोजेक्ट रजिस्टर मांग सकती हैं दिखाने के लिए कि आपने स्टॉक एंट्री लिया है कि नहीं।
वो एसेट तो रिसर्च प्रोजेक्ट क्लिक कर रहा है ना, वो घर पर रखे चाहे जहाँ रखे, लेकिन जैसे ही क्लोजर हो गया प्रोजेक्ट तो ही हैज टू हैंड ओवर दिस। तब तक आप क्लोजर रिपोर्ट पर साइन नहीं कीजिए जब तक प्रोजेक्ट कवर नहीं हो जाता है। आफ्टर क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट उनको एसेट को अपने डिपार्टमेंट में कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, तो डिपार्टमेंट हेड से लिखवा के मांग लीजिए। हाँ हाँ प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू करवाने में तो फिर कहाँ से कर सकते हैं ना, वो तो आप पेंशन वेंशन तो दे रही है ना उनको, चाहे जो भी चीज दे रही है ना, हाँ तो करेंगे, कर सकते हैं, करना तो नहीं। लेकिन अब क्या है कि नाउ ही विल बी को पीआई, अब उनको एक पीआई सेलेक्ट करना होगा जो आपका रेगुलर फैकल्टी है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही रिटायर करेंगे, प्रोजेक्ट पीरियड चल रहा है, वो हमने भी यहाँ भी करवाया है कि आप वो को पीआई होंगे, पीआई कोई और रेगुलर फैकल्टी होंगे, उनको चेंज कराना होगा विथ अप्रूवल, ड्यू अप्रूवल ऑफ द फंडिंग एजेंसी। आप फंडिंग एजेंसी को आप भी लिखेंगी और उनको भी कहिए कि आप प्रेशर दीजिए कि सर अब आप पीआई नहीं रह सकते हैं, आप को पीआई बनिए और आपको पीआई को इसमें रखिए, पीआई विल बी द रेगुलर फैकल्टी। नहीं कर देगा, फंडिंग एजेंसी कर देगी। आप इनको बता दीजिए कि सर आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइन, ये चूंकि प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर गया है तो अब ये रिटायर कर गए हैं, तो हमको पीआई को दूसरे पॉइंट कर दीजिए, इनमें को पीआई बनेंगे, ही कैन बी ए को पीआई। ठीक है, हम लोग करवाए हैं यहाँ पे, एक दो भी आदमी तो अभी रमेश चंद्रा का इन लोगों का हुआ था, हमारे रिटायर कर रहे हैं 2 साल में, इनका पीरियड आ रहा था, हमने परमिशन नहीं दिया, हम कहा अनलेस अनटिल यू डोंट वांट पीआई और आप पीआई रहना, हम प्रोजेक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने किया एक पीआई बना करके अपने को पीआई बन के भेजे हैं। नहीं तो आप तो बोल, आप जनरल सर्कुलर इशू कीजिए कि जिसको भी प्रोजेक्ट फंड सैंक्शन होता है आप हमको विश्वविद्यालय को कम्युनिकेट करेंगे और कितना कितना फंड हुआ है, कौन उसमें पीआई रखेंगे। इसी तो आपका रिसर्च गाइडलाइन नहीं है, हम अभी बना रहे हैं, अभी इसी से हो जाएगा तो आपको भी ले लीजिएगा। आज ही मीटिंग करो की हमने, पहले भी किया था और आज फाइनल कर दिया हम लोग। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी पीआई जो होगा आप तभी आपको पूरा बताएंगे ना। प्रोजेक्ट प्रपोजल तो आपके थ्रू जानता होगा, तो डायरेक्ट तो जाता नहीं होगा, नहीं होता ना, आप लोग के पास आता भी नहीं है, ये गलत करते हैं ना वो लोग। तो बहुत सारी चीज को सुधारिए, इसको सुधारिए, आप लिखिए उसमें कि हम कोई फाइल, हम क्यों इसी साइन करेंगे, नहीं करेंगे, आप लोग अपने से करना है करिए। आप उनको कहिए कि सर कोई भी प्रोजेक्ट तो और सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो मांगता ही है आपका, सब हो सकता है प्रिंसिपल साइन करके भेज देते होंगे, तो गलती करते हैं ना। आप प्रिंसिपल को बताइए, प्रिंसिपल सर को लिखिए कि सर हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, कौन है प्रिंसिपल सर? वही मैडम है। हाँ अच्छा, उसी इंटरव्यू में थी जो 3 कैंडिडेट थी, आप उसी इंटरव्यू में थी, समझ गया। She was very much frustrated in that interview. नहीं कोई बात नहीं, हमको डर नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ अभिनव जी का सवाल, अभिनव जी प्लीज पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिनव सर अभी हाल ही में नवंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की सैलरी बढ़ाई थी, बट यूजीसी उसको एडमिट नहीं कर रहा है। अभी तो वर्बली उन्होंने मना किया है, लेकिन वो कह रहे हैं आप कल को बैलेंस शीट भेजेंगे तो उसमें भी हम एडमिट नहीं करेंगे आपके उसमें सैलरी। तो ये अभी क्या स्थिति है इस पे? ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोला नहीं जाता है, आपको जो समझ में आए करिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं देंगे सार्वजनिक रूप से। इसीलिए अभिनव जी अगर आप आज ये एक ऐसा इशू है जिसमें हम कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है तो सर सैलरी बढ़ाए ना बढ़ाए आप यूजीसी से टेकअप कीजिए, हम तो आपको तो नहीं कहे हैं बढ़ाने को, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टाफ का, हम आपके लिए तो नहीं दिए हैं, अप्रूवल लिए हैं। आप सीधा हमसे फंड लेते हैं ना कुछ करते हैं, तो हम आपको क्यों बोले फरवरी? हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना डिसीजन लिया है अपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स के लिए। ठीक है सर, तो अन्नदाता जब परमिशन देंगे फिर तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अन्नदाता आपके ठीक से बात कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी लक्ष्मी जी। बाद में बात करेंगे मैम, यहाँ ऑफिशियली नहीं करेंगे।
और किसी का कोई सवाल है? Anything that you have to ask, sir? Okay, doesn't look like कोई it. है ही नहीं लगता है। सभी को घर जाना है सर आज जल्दी लग रहा है। अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। जी खत्म किया जाए। जी बिल्कुल। So sir, would you want to say something in conclusion? सब कोई सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चीज है और कभी ये ना सोचिए कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं होता और संदीप विशेष करके बहुत चिंतित हो। ऐसा नहीं है, तुम्हें तो बहुत प्रोक्यूरमेंट को बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और एक ट्यूनिंग है। प्रोक्यूरमेंट देखिए एक ऐसा चीज है, मैं बता रहा हूँ जिसका फाइनेंस से बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अदर सेक्शंस है। तो आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रोक्यूरमेंट वाले को बुला के कहिए कि इस तरह से कर दीजिए, ये सामान है, उनको बजट अवेलेबल करवाइए। जो आपको लगता है टॉप प्रायोरिटी टाइप का चीज आप प्रोक्यूरमेंट के साथ बैठ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके जो भी टॉप प्रायोरिटाइज चीज है या एकेडमिक जो सेक्शंस है, कोशिश कीजिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। एक अपना बना लीजिए कि हम टाइमली सैलरी रिलीज करेंगे, टाइमली पेमेंट करेंगे। बिल का 3 तरह का बिल पेमेंट्स का आप बना लीजिए कि उसको 3 फोफेक्स होता है जो आप लोग पढ़ते होंगे स्टॉक वगैरह में, फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम्स, इस तरह से। तो उसके लिए बिल के भी केस में आप देख लीजिए किस तरह के बिल को आपको कितना दिन में निकाल देना है। एक आप कॉमन चेकलिस्ट का फॉर्मेट डेवलप कर लीजिए कि बिल सबमिशन के समय क्या क्या चीज होनी चाहिए। स्टॉक, उसके बाद दूसरा कि अगर एसेट्स वगैरह किसी भी तरह का परचेज होते हैं उनको आप देख लीजिए। ट्रैवलिंग और कोशिश कीजिए कि जो भी जनरल फाइनेंशियल रूल का मेन पॉइंट का गाइडलाइंस है, आइदर रिलेटेड टू परचेज, आइदर रिलेटेड टू सबमिशन और ट्रैवलिंग बिल, इस तरह का रिटन डॉक्यूमेंट्स बना करके सबको को सर्कुलेट कर दीजिए। और आप देखिएगा कि ये काम भी बहुत इंजॉयफुल हो जाएगा और फाइनेंस भी एक बहुत अच्छा, अच्छे लोगों की कमी है। और मैं सबको यही करूंगा, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने फाइनेंस वाले लोग हैं उनको सब कोई को बहुत अच्छी तरक्की दे। और फाइनेंस की कमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखिए बहुत आते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं आना चाहता, बहुत रेयर ही आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड पे है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, उनको लाखों लाख पैकेज मिलता है। तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो भले ही आपको बहुत अच्छा पैसा, लेकिन आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है अदर देन अदर सेक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट में ठीक है वो टाइम बाउंड होंगे, लेकिन अगर आप जंप लेते हैं, आपके अंदर नॉलेज डेवलप होता है, तो आप जंप लेकर के बहुत अच्छे पोस्टों पे बहुत जा सकते हैं। और मेरी दुआ है कि हर कोई फाइनेंस ऑफिसर के पद तक पहुंचे, जल्दी पहुंचे और आगे आपके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है। हर ऑर्गेनाइज पूरे हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए, अपने आप को सेल्फ डेवलप कीजिए और होली की खुशियां मनाइए। सबको ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आजम साहब हैं केरला से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ही हैज अ मैसेज फॉर यू। ही सेज सेशन of Greece sir has always been worthy to listen to, and thanks a lot he's saying to you. Thank you. And Sankat Mochanji is also now thanking you. He's saying that, oh sorry, that was Sankat Mochanji, I'm sorry, this one was from Sankat Mochanji, this one is from Azam Saab. He's saying we've learned a lot from your session and thank you so much. So people are saying thank you to you here on the chat box, plus we are saying thank you to you here. And especially you've also been kind enough to extend your greetings for Holi. Thank you. And for your time. So I think with that we conclude this session and we'll meet tomorrow. So thank you to all participants for joining today. Thanks. Nice session. Very well. Hello,